10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो. सो लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 7 विच इज पार्ट 1. पहले कुछ भी स्टार्ट करने के आप मेरे 3 इंस्ट्रक्शंस जानते ही हैं. स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, लेटना नहीं है, हाथ में कॉपी और पेन रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे लिखना है. नंबर 2, जो भी डाउट्स हैं बिना हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स पे लिखना है. एंड नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब तक लेक्चर फिनिश नहीं होता है, जब तक पलक मैडम पढ़ा रही है, तब तक हमें उठना नहीं है, साथ में पढ़ना है. तो बिना किसी देर के हम आगे बढ़ते हैं और हमारा इंडेक्स देख लेते हैं. मैकेनिज्म ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. अभी तक हमने अमीबा का होलोजोइक न्यूट्रिशन देखा, पैरामीशियम का होलोजोइक न्यूट्रिशन देखा. अब बारी आ गई है हमारे होलोजोइक न्यूट्रिशन की. और होलोजोइक न्यूट्रिशन चाहे अमीबा का हो, चाहे पैरामीशियम का हो, चाहे हमारा और आपका हो, उसमें 5 स्टेप्स तो सेम ही रहेंगी. पहली स्टेप इंजेशन, then digestion, then absorption, then assimilation and then egestion. ये 5 स्टेप्स हमको पढ़ना है. लास्ट में आएगा छुपा रुस्तम डोज 4, यानी कि यहाँ पे हम कुछ ऐसा कंटेंट पढ़ने वाले हैं जिसमें छुपे हैं ढेर सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो यूं तो हमें नहीं दिखते मगर बोर्ड एग्जाम में बूम आ जाते हैं. तो वो सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ छुपा रुस्तम डोज में मिल जाएंगे. लास्ट में आता है हम सभी का फेवरेट टेस्ट पलूजा, यानी कि जो भी हम पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे उसके बेसिस पे एंड में हम कुछ बढ़िया से एमसीक्यूज करने वाले हैं जो हमें एग्जाम में हेल्प करेंगे. तो बिना किसी देर के लेट अस जस्ट स्टार्ट. सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स की स्टेप्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये सब कुछ हमको पढ़ना है. और ह्यूमन बीइंग्स का एक वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ लिया था, लेकिन फिर से आपके लिए शॉर्ट में एक रिवीजन, क्विक रिवीजन हो जाएगा. ये आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है. मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स के नाम यहाँ पे लिखने वाली हूँ. ये है आपका माउथ, ठीक है. इसके बाद ये है आपका ईसोफेगस. ईसोफेगस मतलब होता है फूड पाइप. इसके बाद में ये ऑर्गन आता है स्टमक. स्टमक के बाद आप देखते हैं ये वाला पार्ट विच इज स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये वाला जो पार्ट है दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो ये वाला हिस्सा है इट इज रेक्टम. और लास्ट में जो हमें ये दिख रहा है इट इज एनस. ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है. हमने पहले बहुत डिटेल में सिर्फ एक लेक्चर में यही पढ़ा है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले जाके आप वो देख लीजिए. यहाँ पे है माउथ. माउथ के बाद यहाँ फैरिंग्स है, फिर है ईसोफेगस, देन स्टमक. स्टमक फिर किसमें कंटिन्यू कर रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे से स्मॉल इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम. और जो इलियम है वो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम लार्ज इंटेस्टाइन से मिल रहा है. लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन. असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, देन यू हैव रेक्टम. और रेक्टम के बाद है एनस. ये है मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स. अब एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स देख लीजिए. यहाँ पे प्रेजेंट है आपका लीवर. लीवर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है आपका गॉल ब्लैडर. लास्ट लेक्चर्स में हम देख चुके हैं गॉल ब्लैडर का एग्जैक्ट लोकेशन. फिर यहाँ पे आता है आपका पैनक्रियाज. ये भी हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, बट दिस वाज अ क्विक रिवीजन फॉर यू. तो हम आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की फर्स्ट स्टेप, दैट इज इंजेशन. हम और आप खाना कैसे खाते हैं? जैसे कि मान लो हमारे सामने हमारी फेवरेट फूड आइटम रखा है. मेरे लिए तो आप जानते ही हो फ्रेंच फ्राइज है. अब वो फ्रेंच फ्राइज रखे हुए हैं, हमको उसको खाना है, तो कैसे खाएंगे? सबसे पहले हम फ्रेंच फ्राइज उठाएंगे, फिर उसको हमारे माउथ में हम प्लेस करेंगे. फिर उसके बाद माउथ में क्या बस वो पड़ा रहेगा क्या? माउथ में पड़ा रहेगा क्या? नहीं, उसको हम क्या करेंगे? फिर
च्यू करेंगे। च्यू करने के साथ साथ हम टंग और टीथ की मदद से उसको सलाइवा से मिक्स करेंगे, जिसको हम मैस्टिकेशन बोलते हैं। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद फाइनली हम उसको क्या करने वाले हैं, स्वैलो कर लेंगे। ये होती है फर्स्ट स्टेप, इंजेशन। बिल्कुल वही लिखना है जो हम एग्जैक्टली परफॉर्म करते हैं, जैसे खाते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इनटेक ऑफ फूड, माउथ के अंदर खाने को हमने प्लेस कर दिया। सेकेंड स्टेप, च्यूइंग ऑफ फूड। थर्ड स्टेप, मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, सलाइवा के साथ खाने को मिक्स करना। और फोर्थ स्टेप, स्वैलोइंग ऑफ फूड। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या लिखा है, इनटेक ऑफ फूड इन द माउथ, ठीक है। सेकेंड स्टेप, च्यूइंग ऑफ फूड, दांतों ने करवा दिया। नेक्स्ट, mastication of food. What is mastication? Mixing of food with saliva, ताकि खाना कैसा हो जाए, एकदम मॉइस्ट हो जाए, ताकि हम उसको आसानी से क्या कर सके, स्वैलो कर सके। इसी का एक बड़ा ही अच्छा सा टर्म देख लो, डिग्लूटेशन। ठीक है, क्या होता है ये डिग्लूटेशन, मतलब स्वैलोइंग। डिग्लूटेशन, नया वर्ड 5 बार याद करेंगे, डिग्लूटेशन, 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 डिग्लूटेशन। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं मैं बता दूं, हम लोग ऐसे ही लर्न करते हैं, 5-5 बार बोलते हैं, बिना हंसे बिना शर्माए। हमको हमारे लिए पढ़ना है, ठीक है। तो हमको ये नहीं सोचना है आसपास कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा अगर हम जोर जोर से बोल के पढ़ेंगे। अरे पढ़ना है हमको। तो अब लेक्चर के बाद अलग से बैठ के मेहनत नहीं करना है, मेरे साथ यहीं पे बोल बोल के याद कर लो। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका इंजेक्शन। इंजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब वो जो खाना है वो कहाँ जाएगा, हम स्वैलो करेंगे। स्वैलो करेंगे तो वो फैरिंग्स में चला जाएगा। ये देख लो, फैरिंग्स में कैसे जाएगा, ये यहाँ से फैरिंग्स में गया, फैरिंग्स से कहाँ आएगा, ईसोफेगस में जाएगा। कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में। अब आप ध्यान से सुनो बेटा जी, ये जो खाना होता है माउथ से जब हम उसको स्वैलो करते हैं तो हम उसको खाना या फूड नहीं बोलते, अब हम उसको बोलेंगे बोलस। क्या बोलेंगे, बोलस। क्या बोलेंगे, बोलस। नया वर्ड, बोलस, 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 बोलस। तो ये जो बोलस है ये अब कहाँ जाएगा, ये अब जाएगा ईसोफेगस में। कहाँ जाएगा, ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस जो है, जो फूड पाइप है, वो पूरा का पूरा किससे बना है, मसल से बना है। किससे बना है, मसल से बना है। तो अब वो जो मसल्स है वो कंटिन्यूअस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या करेंगी, कंटिन्यूअस एंड रिदमिक contraction and relaxation. See, this is contraction of muscles, this is relaxation of muscles. New term, contraction, relaxation, contraction, relaxation, contraction, relaxation, contraction, relaxation, contraction, relaxation. तो हमारा ईसोफेगस एकदम कंटिन्यूअस और रिदमिक, ऐसा नहीं कि कभी जल्दी कभी धीरे, आराम से कंटिन्यूअस एंड रिदमिक क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करेगा, ताकि जो खाना है वो ईसोफेगस से बड़े मजे से कहाँ चला जाए, नीचे स्टमक में प्रोपेल हो जाए, पुश हो जाए, मूव हो जाए। तो इसी कंटिन्यूअस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस, मगर ईसोफेगस किससे बना है, मसल से बना है, तो हम उसे क्या बोल देंगे, ईसोफेजियल मसल्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे, देखो ईसोफेगस है तो ईसोफेजियल मसल्स, ईसोफेगस की मसल्स को क्या बोलेंगे, ईसोफेजियल मसल्स। 5 बार, ईसोफेजियल मसल्स, ईसोफेजियल मसल्स, ईसोफेजियल मसल्स, ईसोफेजियल मसल्स, ईसोफेजियल मसल्स का क्या करती है, कंटिन्यूअस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। नया वर्ड, पेरिस्टाल्सिस, 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 पेरिस्टाल्सिस,
पेरिस्टालसिस। तो इंजेक्शन के बाद जब हमने खाने को स्वैलो किया तो वो ईसोफेगस से गुजर के कहाँ आ गई, हमारे स्टमक में आ गई। मगर एवी नहीं आ गई, पहले ईसोफेगस का क्या हुआ, पेरिस्टालसिस हुआ। ईसोफेजियल मसल्स में कंटिन्यूअस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किया ताकि खाना स्टमक में पुश हो सके। इस प्रोसेस को बोला जाता है पेरिस्टालसिस। समझ आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए हैं फाइनली हमारी सेकेंड स्टेप पे, दैट इज डाइजेशन। नाउ व्हाट इज दिस डाइजेशन? डाइजेशन मतलब होता है बड़े से फूड मॉलिक्यूल को छोटे 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 सिंपल 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 फूड मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना, मतलब कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर, सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल यूनिट्स। ये डेफिनेशन है। स्मॉलर मतलब छोटे, सिंपल मतलब उनका स्ट्रक्चर एकदम सिंपल सा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, और एब्जॉर्बेबल मतलब जिसे हमारा ब्लड क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो जो लार्ज और कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है उसका ब्रेक डाउन होगा इनटू स्मॉलर, सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल यूनिट्स, इनटू स्मॉलर, सिंपलर एंड एब्जॉर्बेबल यूनिट्स। और कैसे होगा ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, कैसे होगा? बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब यहाँ पे हमने एक नया वर्ड देखा है, एंजाइम्स। एंजाइम्स मतलब देखो जी, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के केमिकल्स होते हैं, एक होता है एंजाइम और एक होता है हार्मोन। क्या होता है? एंजाइम और हार्मोन। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए हमें चाहिए हार्मोन, और किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए हमें चाहिए एंजाइम। समझ में आया? दो केमिकल्स है हमारी बॉडी में, हार्मोन एंड एंजाइम। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाना है तो कौन काम आएगा? हार्मोन। किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना है तो कौन काम में आएगा? एंजाइम। तो अब हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मतलब वो एंजाइम्स, वो केमिकल्स जो डाइजेशन की स्पीड को बढ़ा देंगे। ठीक है, वो कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं हम आज पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से डाइजेशन होता है। और दूसरा, चर्निंग एक्शन ऑफ जीआईटी, चर्निंग एक्शन ऑफ जीआईटी। जीआईटी तो आप जानते हो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का चर्निंग एक्शन होता है। कभी तुम लोगों ने देखा है लस्सी या छाछ कैसे बनती है? मदानी होती है, उसको अपन ऐसे ऐसे मूव करते हैं और नीचे जो आपका पूरा लिक्विड होता है वो पूरा घूमता है। सो दैट मोशन इज कॉल्ड एज चर्निंग एक्शन। तो इस तरह से हमारे पूरे जीआईटी में भी खाने का क्या होता रहता है? चर्निंग होता है। अब वो इतना फास्ट नहीं होता है कि हमको एकदम फील हो जाए, स्लोली स्लोली चर्निंग एक्शन होता रहता है। और जब वो चर्न होता है, घूमता है, तो बड़े बड़े पार्टिकल्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। तो ये होता है हमारा पूरा डाइजेशन। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जो अभी हमने समझा है उसी को इंग्लिश में लिख दिया है। क्या है भैया? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन, तोड़ना किसका? ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर, सिंपलर and absorbable units, into smaller, simpler and absorbable units by कैसे? By the help of digestive enzymes and churning action of GIT. This is churning action of GIT. Yeah, clear? आगे बढ़ते हैं। इट अकर्स इन, ये जो डाइजेशन होता है ह्यूमन बीइंग्स का, ये कहाँ होता है? तो ये हमारी बॉडी में केवल 3 जगहों पर होता है। एक होता है हमारे माउथ में, एक होता है हमारे स्टमक में, और एक होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है? हमारी बॉडी में 3 जगह डाइजेशन होता है, माउथ में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है? माउथ में। डाइजेशन खत्म कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है? माउथ में। डाइजेशन खत्म कहाँ हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैंने इसीलिए रिपीट करा है क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है, सो इट अकर्स इन माउथ, स्टमक एंड
स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे बढ़ते हैं, कैसे होता है। सबसे पहले हमें देखना है कि एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता कैसे है। देखो पहले तो ये समझना कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं, यानी कि जो डाइजेशन की स्पीड को बढ़ाने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, उनका केवल एक ही मोटो होता है कि लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना है। तो हमारे पास मेजरली 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। फैट्स का दूसरा नाम होता है लिपिड्स। बोलो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। वंस अगेन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट का लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मुझे इसको तोड़कर एकदम सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट एब्जॉर्बेबल यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट एब्जॉर्बेबल यूनिट क्या होता है? क्या होता है? ग्लूकोज, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ओके जी, कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्टली हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती है क्योंकि वो लार्ज और कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है। उसको हमको सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट और एब्जॉर्बेबल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करना है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? ग्लूकोज। अब प्रोटीन्स का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? अमीनो एसिड्स। ये हमको याद करना पड़ेगा। लिपिड्स या फैट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। क्या होता है? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। मतलब हमें पूरे डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ना है, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में तोड़ना है, लिपिड्स या फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ना है। जब ये हो जाएगा तो डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक स्टेप में नहीं होता है। अब आप खुद ही मुझे बताओ कि कार्बोहाइड्रेट मान लो इतना बड़ा है, तो ग्लूकोज इतना छोटा सा मॉलिक्यूल होगा, तो वो डायरेक्टली इतने छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? नहीं, पहले वो बीच के साइज का इंटरमीडिएट साइज में टूटेगा, फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल में जाके टूटेगा। यही स्टेप होता है। एक बड़ा सा रॉक है तो वो एकदम रेत में थोड़ी कन्वर्ट हो जाएगा, पहले उसको छोटे छोटे पत्थरों में टूटना होगा, उसके बाद में जाके। तो वैसे ही कार्बोहाइड्रेट का बड़ा सा मॉलिक्यूल है, उसको पहले इंटरमीडिएट साइज के छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना होगा, फिर वो सबसे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेगा जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये याद कर लें कि कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। प्रोटीन्स का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स नया वर्ड है, 5 बार हम बोलेंगे अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स। लिपिड्स या फैट्स, इनका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल, 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 फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल। अगर हमें इतना याद हो गया है तो हम आगे बढ़ने के लिए एलिजिबल हैं। आप पहले इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। दिस इज द भगवान फॉर्मूला फॉर डाइजेशन, है ना। जब हमको ये याद हो जाएगा तभी हम आगे की चीजें क्यों हो रही हैं समझ पाएंगे। ओके, लास्ट टाइम रिपीट करिए। कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपलेस्ट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल ग्लूकोज, प्रोटीन्स का सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड्स, लिपिड्स का सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो आपका ग्लूकोज होता है वो कार्बोहाइड्रेट से सीधा नहीं बनता। पहले कार्बोहाइड्रेट का एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनेगा, बीच का मॉलिक्यूल बनेगा। जब वो टूटेगा तब जाके क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। तो अब क्योंकि हमको ये सब याद हो गया है तो अब हम इनके बीच वाले इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स का भी नाम याद कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ग्लूकोज में नहीं टूटेगा, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले टूटेगा मैल्टोज में। किसमें टूटेगा? मैल्टोज में। एंड देन मैल्टोज किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा। किसमें टूटेगा? ग्लूकोज में। तो कार्बोहाइड्रेट्स का इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल मैल्टोज, नया वर्ड है मैल्टोज, 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 मैल्टोज। नेक्स्ट, प्रोटीन्स सीधा अमीनो एसिड्स में नहीं टूटेंगे, सबसे पहले वो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स में टूटेंगे। वो क्या है? वो है पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स।
ओके, क्या है वो? पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स, नए वर्ड्स हैं। पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स। फिर लिपिड्स या फिर फैट्स, ये सीधा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में नहीं टूटेंगे। सबसे पहले ये टूटने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे, इमल्सिफाइड फैट्स। ये क्या है, कैसे बन रहा है, हम अभी सब समझेंगे। अभी बेटा मेरे साथ सिर्फ ये नाम याद कर लो। इमल्सिफाइड फैट्स, इमल्सिफाइड फैट्स, इमल्सिफाइड फैट्स, इमल्सिफाइड फैट्स, इमल्सिफाइड फैट्स, ये सब हमको याद हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स का इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है मैल्टोज, फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ग्लूकोज। प्रोटीन्स का इंटरमीडिएट पार्टिकल है पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स, फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल है अमीनो एसिड्स। लिपिड्स या फैट्स का इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है इमल्सिफाइड फैट्स, और फिर वो फाइनली स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में टूटेंगे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये सब क्या है? ये सब इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स हैं। आगे बढ़ जाएं, ठीक है, आगे देखते हैं। यही लिखा है, क्या बात है, इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स पहले माल्टोज में टूटेंगे, फिर ग्लूकोज में टूटेंगे। प्रोटीन्स पहले पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में टूटेंगे, फिर अमीनो एसिड्स में टूटेंगे। लिपिड्स या फैट्स पहले इमल्सिफाइड फैट्स में टूटेंगे और फिर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूटेंगे। अभी हमने पढ़ा है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया है सभी लोगों ने? आगे देखते हैं। डाइजेशन इन माउथ, ध्यान से देखेंगे। माउथ के अंदर फाइनली डाइजेशन स्टार्ट हो गया है। देखो जी, 3 जगह डाइजेशन होता है, माउथ के अंदर होता है, स्टमक के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। सबसे पहले हम माउथ का जो डाइजेशन है वो देखने वाले हैं। तो जैसे ही हमने पहला बाइट लिया हमारे खाने का, फ्रेंच फ्राइज का, हमने जैसे ही फर्स्ट बाइट लिया, जैसे ही हमने उसको च्यू करा, जैसे ही हमने उसको मैस्टिकेट करा, सलाइवा से मिक्स करा, तो हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, कितने पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं? 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है। कौन कौन से हैं? पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड। अब ये सब क्या रिलीज करते हैं? ये सब रिलीज करते हैं सलाइवा, या फिर हम उसे बोल सकते हैं सलाइवरी जूस। क्या बोल सकते हैं? सलाइवरी जूस। हमारे सारे सलाइवरी ग्लैंड्स जो माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं? सलाइवरी जूस। क्या रिलीज करते हैं? सलाइवरी जूस, सलाइवरी जूस, सलाइवरी जूस, सलाइवरी जूस, सलाइवरी जूस। ठीक है, उसके अंदर एक बहुत ही खास एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंजाइम जो डाइजेशन की स्पीड को बढ़ाएगा। तो उस एंजाइम का खास नाम क्या होता है? ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले मैं लिखूंगी आपके लिए सलाइवरी अमाइलेज। क्या नाम होता है? सलाइवरी अमाइलेज, या फिर इसी का दूसरा नाम, मैडम दूसरे नाम बहुत बताती है, इसलिए बताती है कि एग्जाम में पूछ लिया तो क्या करोगे। सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन, पहले तो नाम याद कर लो। सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन, सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन, सलाइवरी अमाइलेज, टाइलिन, बी इज साइलेंट, सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन, सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। तो ये जो एंजाइम होता है ये किस में रिलीज होता है? ये हमारे सलाइवरी जूस के अंदर रिलीज होता है। अब ये क्या धूम मचाता है ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले इसको पढ़ लेते हैं। जो भी हमने बोला है उसको इंग्लिश में लिखा है बेटा। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिन इन माउथ। पहले तो तुम ये देख लो, जो भी हमने फर्स्ट बाइट लिया है उसमें से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स का भी एक फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं स्टार्च। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं हम उसको? स्टार्च। ठीक है, स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो जो भी हमने फर्स्ट बाइट लिया है, ठीक है, उसके अंदर जितना भी स्टार्च है उसका 30%, जो भी हमने फर्स्ट बाइट लिया है उस पूरे बाइट के अंदर 30% स्टार्च, 30% कार्बोहाइड्रेट किस में टूट जाएगा?
वो टूट जाएगा मैल्टोज में। किसमें टूटेगा? मैल्टोज में। अभी हमने याद किया था कार्बोहाइड्रेट का इंटरमीडिएट फॉर्म। और माउथ के अंदर कौन है जो स्टार्च को मैल्टोज में तोड़ने वाला है? वो है अभी जो हमने एंजाइम पढ़ा, क्या नाम था उसका? सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, तो माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो एक एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं सलाइवरी अमाइलेज, जो कि हमारे खाने के अंदर से 30% स्टार्च को तोड़ रहा है इनटू अ सिंपलर कार्बोहाइड्रेट दैट इज मैल्टोज। मतलब माउथ के अंदर डाइजेशन सिर्फ और सिर्फ किसका स्टार्ट हुआ है? कार्बोहाइड्रेट्स का। इस सलाइवरी अमाइलेज के अलावा माउथ के अंदर कोई और डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को परफॉर्म करता है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? स्टार्च है। कितना स्टार्च का डाइजेशन करेगा ये? सिर्फ और सिर्फ 30% स्टार्च का डाइजेशन कौन करेगा? सलाइवरी अमाइलेज। उसको किस में तोड़ देगा? मैल्टोज में तोड़ देगा। तो माउथ के अंदर किसका डाइजेशन हुआ? कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का कि लिपिड्स का? कार्बोहाइड्रेट्स का। कितना परसेंट स्टार्च का डाइजेशन हुआ? 30% स्टार्च का डाइजेशन हुआ। स्टार्च किस में टूटा? मैल्टोज में टूटा। किसने तोड़ा? सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन एंजाइम ने तोड़ा। इतना समझ में आया? पढ़ लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिगिन इन माउथ, ओनली कार्बोहाइड्रेट्स, नो प्रोटीन, नो फैट्स। माउथ हैज सलाइवरी ग्लैंड्स, अभी हमने पढ़ लिया है। अब वो सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो क्या रिलीज करते हैं? सलाइवरी जूस रिलीज करते हैं। अब वो एक दिन में कितना रिलीज होता है? 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। एक दिन में जो 1 लीटर की बॉटल होती है वो 1 या 1.5 बॉटल्स जितना आपका जो पानी होता है उतना सलाइवा एक दिन में आपका माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज कर देते हैं। और उसके अंदर कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन। अब देख लो, सलाइवरी जूस कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड एज सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन, अभी हमने पढ़ लिया। फिर वो क्या करता है सलाइवरी अमाइलेज? इट ब्रेक्स डाउन स्टार्च किसमें? इनटू मैल्टोज। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, मैल्टोज भी कार्बोहाइड्रेट है, मगर ये ज्यादा लार्ज और कॉम्प्लेक्स वाला कार्बोहाइड्रेट है, ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का। तो अब इसको इक्वेशन को हमको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, कितना स्टार्च होगा इसको कंप्लीट कर दो, 30%। बीच में डेकोरेशन कर दो, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? कौन सा एंजाइम लिख दूं? बोलो जल्दी से। सलाइवरी और पूरा नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। इस तरह से हमको एग्जाम में लिखना है बेटा। तो ये हमारे माउथ के अंदर डाइजेशन खत्म हो गया। अब ये जो आधा अधूरा बिल्कुल स्टार्ट ही हुआ है डाइजेशन, ऐसे खाने को जब हम स्वैलो करते हैं तो इस खाने को हम क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं क्या? नहीं, इसको हम बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। अब वो जो बोलस है वो ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाएगा। तो ईसोफेगस से कैसे नीचे गुजरेगा? क्योंकि ईसोफेगस की जो मसल्स होती है, ईसोफेजियल मसल्स, वो क्या परफॉर्म करती हैं? वो क्या परफॉर्म करती है? ईसोफेजियल मसल्स क्या परफॉर्म करती है? कंटिन्यूअस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। ताकि खाना बोलस कहां चला जाए? स्टमक में चला जाए। इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब आप लोग लिखते जाएंगे अपनी कॉपी में। अब पेरिस्टाल्सिस हमने पढ़ लिया है। इट इज द कंटिन्यूअस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेजियल मसल्स, ऑफ ईसोफेगस वाली मसल्स। मतलब ईसोफेजियल मसल्स किसके लिए? टू प्रोपेल। प्रोपेल मतलब मूव, पुश, आप वो भी लिख सकते हो। टू प्रोपेल या फिर टू मूव और पुश द फूड डाउन इनटू द स्टमक। और कौन सा खाना गया? बोलस गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टमक में आ गए भैया, अब स्टमक का डाइजेशन हमको देखना है। ठीक है, स्टमक के डाइजेशन की बारी है। ठीक है,
तो ये जो आपका स्टमक है अब यहाँ पे पहुंच गया है आपका बोलस। क्या पहुंच गया है? बोलस। अब मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक के अंदर जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो स्टमक जो है वो भी सलाइवरी ग्लैंड्स की तरह एक डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है। सलाइवरी ग्लैंड कौन सा जूस रिलीज कर रहा था? सलाइवरी जूस। वैसे ही स्टमक कौन सा डाइजेस्टिव जूस रिलीज करेगा? गैस्ट्रिक जूस। नया वर्ड है गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। तो ये हमारा स्टमक है जो क्या रिलीज करता है बेटा जी? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। स्टमक के अंदर क्या होते हैं? मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, छोटे 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 छोटे, जो कि क्या रिलीज करते हैं? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? गैस्ट्रिक जूस। अब वो जो गैस्ट्रिक जूस है जो रिलीज कर रहे हैं हमारे ग्लैंड्स, पहले हम उन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे स्टमक के अंदर 3 तरह के सेल्स होते हैं, यानी कि ग्लैंड्स होते हैं। उनके नाम पहले आप लोग देख लीजिए। देखो यहाँ पे लिखा है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये हम बाद में देखेंगे। पहले देखो यहाँ पे कि जो आपका स्टमक है इसके पास में 35 गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। अब अगर स्टमक के अंदर ग्लैंड्स है तो हम उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड ही बोलेंगे बेटा। तो 35 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक की म्यूकोजा लेयर में या फिर इनर लेयर में। 35 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं और वो क्या रिलीज करते हैं? वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं। तो ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं। 3 नहीं होते, 3 तरह के होते हैं। कौन से हैं? म्यूकस सेल्स। क्या है वो? म्यूकस सेल्स, म्यूकस सेल्स, म्यूकस सेल्स, म्यूकस सेल्स, म्यूकस सेल्स। दूसरा पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक सेल्स, पेप्टिक सेल्स। नेक्स्ट ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स। पहले आप सिर्फ नाम याद कर लीजिए, फिर मैं सब बताऊंगी आपको, है ना। ध्यान से देखिएगा। देखो जी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 तरह के सेल्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले तो नाम से समझ में आ रहा है कि म्यूकस सेल्स क्या करते हैं। म्यूकस सेल्स रिलीज करेंगे म्यूकस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि म्यूकस क्या होता है। जब आपको सर्दी खांसी होती है तो आपका नाक, उसमें से कुछ निकलता है, दैट इज म्यूकस। तो हमारा पूरा का पूरा माउथ से लेके एनस तक जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो अंदर से किससे लाइंड है? म्यूकस लेयर से लाइंड है, ताकि वो मॉइस्ट बना रहे, ताकि वो ड्राई अप ना हो। अगर वो ड्राई हो जाएगा तो खाना नीचे आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए उसका मॉइस्ट होना, नम होना बहुत जरूरी है। तो हमारे स्टमक के अंदर जो म्यूकस सेल्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं? वो म्यूकस रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? म्यूकस रिलीज करते हैं। म्यूकस सेल्स का ही दूसरा नाम मैं आपको बता दूं क्या, क्योंकि आपकी किताबों में मिल सकता है आपको ये। गॉबलेट सेल्स। क्या नाम है बेटा जी? गॉबलेट सेल्स। क्या नाम है? गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स। ये रिलीज करते हैं, म्यूकस सेल्स हैं गॉबलेट सेल्स। क्या रिलीज करते हैं? ये रिलीज करते हैं म्यूकस। क्या रिलीज करते हैं? म्यूकस, जिसकी वजह से आपका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा रहे? मॉइस्ट रहे। कैसा रहे? मॉइस्ट रहे, ताकि खाने का स्मूथ पैसेज हो सके। और दूसरा, ये जो म्यूकस होता है ये अंदर से गुजरने वाले सारे बैक्टीरिया, जर्म्स को अपने पास में ट्रैक कर लेता है, उनको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो हमें इन्फेक्शन से भी वो क्या करता है? बचाता है। ये काम होता है म्यूकस का। म्यूकस कौन रिलीज कर रहा है? म्यूकस सेल्स या फिर गॉबलेट सेल्स। और म्यूकस का काम क्या है? 2 काम है। एक तो वो हमारे पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मॉइस्ट रख रहा है, और दूसरा काम वो बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया को ट्रैप करके रखता है ताकि इंफेक्शन आगे ना फैले। ठीक है। म्यूकस का एक और फंक्शन है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। पेप्टिक सेल्स। अब ये जो पेप्टिक सेल्स है, ध्यान से देखिएगा, पेप्टिक सेल्स कुछ ऐसे खास तरह के सेल्स हैं जो कि एक एंजाइम रिलीज करते हैं, मगर वो एंजाइम इनएक्टिव होता है और उसका नाम होता है
पेप्सिनोजेन, क्या नाम होता है उसका? पेप्सिनोजेन। ये क्या है? ये एक इनएक्टिव एंजाइम है। ये क्या है? ये एक इनएक्टिव एंजाइम है। ये कौन रिलीज कर रहा है? ये पेप्टिक सेल्स रिलीज कर रहे हैं। पेप्टिक सेल्स जो हमारे स्टमक के अंदर है वो क्या बनाते हैं? वो एक इनएक्टिव एंजाइम बना रहे हैं जिसका नाम क्या है? पेप्सिनोजेन। नया वर्ड है पेप्सिनोजेन, 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 पेप्सिनोजेन। अभी सिर्फ नाम याद कर लो, मैं भी सब बताऊंगी, ठीक है? ये पेप्टिक सेल्स का इतना सा काम था। पेप्टिक सेल्स का काम समझ में आ गया बेटा जी? अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स का काम, ठीक है? अब ये जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स दो चीजें सेक्रीट करते हैं। सबसे पहले तो ये बनाते हैं HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बनाते हैं? HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ऑक्जेंटिक सेल्स दो चीजें रिलीज करते हैं, HCl और दूसरा क्या लिखा मैंने? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या रिलीज करा? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। नया वर्ड है, सिर्फ याद कर लो, अभी सब समझ में आएगा। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है? अब ये जो HCl है इसका पीएच होता है 1.8। क्या होता है इसका पीएच? 1.8। इतना एसिडिक होता है, मतलब हमारे स्टमक के अंदर जितने भी कीटाणु हैं, जितने भी हार्मफुल जर्म्स, बैक्टीरिया है, ये HCl उन सबको मार देगा। तो HCl का पहला फंक्शन तो हमको समझ में आ गया, दैट इट किल्स ऑल द हार्मफुल जर्म्स एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर स्टमक। दूसरी चीज, HCl का एक और बड़ा अच्छा सा काम है। इस HCl को पता था कि ये जो पेप्टिक सेल है ना, इसने पेप्सिनोजेन रिलीज किया था, और ये जो पेप्सिनोजेन था ये इनएक्टिव था। तो HCl बोलता है कि ठीक है पेप्सिनोजेन, तू टेंशन मत ले, तू इनएक्टिव है ना, मैं तेरे को एक्टिव कर दूंगा। तो यहाँ पे HCl ने एक बड़ा अच्छा काम करा कि ये जो इनएक्टिव पेप्सिनोजेन था, कौन था? इनएक्टिव पेप्सिनोजेन था, उसको HCl ने किसमें कन्वर्ट कर दिया? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और उसका नाम हो गया पेप्सिन। किसने करा? उसका बीच में नाम लिखना भूलेंगे नहीं। HCl ने इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। किसने कन्वर्ट कर दिया? एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। आप बोलोगे क्यों मैडम, क्या मजा आ गया ये सब करने में? अरे ये पेप्सिन का बनना बहुत जरूरी था। ये पेप्सिन बना है ना, अब देखो ये पेप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो स्टमक में बन गया है, एकदम रेडी हो गया है। अब इस पेप्सिन ने क्या करा? आधे प्रोटीन्स लिए, खाने में से आधे प्रोटीन्स लिए, और उन प्रोटीन्स को उसने तोड़ दिया इनटू सिंपलर फॉर्म। और वो सिंपलर फॉर्म क्या हो गया? वो सिंपलर फॉर्म हो गया पेप्टाइड्स या फिर पेप्टोन्स। ठीक है? यहाँ पे नाम लिख देंगे किसका? पेप्सिन का। ठीक है? तो जो HCl ने इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट किया था, उसका ये फायदा हुआ कि ये जो पेप्सिन एंजाइम है, इसने आधे प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में तोड़ दिया। मतलब कि स्टमक के अंदर किसका डाइजेशन हो गया? स्टमक के अंदर कुछ प्रोटीन्स का डाइजेशन हो गया। इतना समझ में आया? चलो फिर से पीछे चलते हैं हम। ऑक्जेंटिक सेल्स ने HCl रिलीज करा था। HCl का पहला फंक्शन था जर्म्स को मार गिराना, और दूसरा फंक्शन था पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना। लेकिन ये HCl का पीएच 1.8 था। उससे हमारे स्टमक की जो वॉल है वो करोड़ हो सकती थी, जल सकती थी, खराब हो सकती थी। उस केस में जो हमारे म्यूकस सेल्स ने म्यूकस रिलीज करा था ना, वो म्यूकस HCl को न्यूट्रल करेगा। मैंने कहा था म्यूकस का तीसरा फंक्शन बचा है, मैं बताऊंगी। तो म्यूकस का तीसरा फंक्शन यही है कि जो ऑक्जेंटिक सेल्स HCl रिलीज करते हैं हमारे स्टमक में, उसको न्यूट्रलाइज कौन करता
है म्यूकस, ताकि हमारी स्टमक की लाइनिंग बची रहे, HCl के प्रकोप से जले ना। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, वापस से देख लेते हैं। म्यूकस सेल्स या गॉबलेट सेल्स ने क्या रिलीज करा? म्यूकस ने क्या करा? सबसे पहले म्यूकस ने ये करा कि सारे के सारे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को मॉइस्ट रखा। दूसरा, सारे जर्म्स को उसने ट्रैप किया तो हमको इन्फेक्शन से बचा लिया। तीसरा, HCl के हार्मफुल इफेक्ट से हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को उसने बचाया, क्योंकि उसने HCl को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब हमने पढ़ा पेप्टिक सेल्स ने क्या करा, तो पेप्टिक सेल्स ने सिर्फ और सिर्फ एक काम किया, इनएक्टिव एंजाइम यानी कि पेप्सिनोजेन को रिलीज कर दिया। ठीक है, अब ऑक्जेंटिक सेल्स ने क्या किया? ऑक्जेंटिक सेल्स ने दो चीजें रिलीज करी, HCl और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl ने क्या करा? हार्मफुल जर्म्स को मार गिराया। दूसरा क्या करा? इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट कर दिया। और उस एक्टिव पेप्सिन ने क्या करा? आधे प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में तोड़ दिया। इसका मतलब हमारे स्टमक के अंदर प्रोटीन्स का डाइजेशन स्टार्ट हो गया। तो स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हुआ, मगर कुछ प्रोटीन्स का डाइजेशन जरूर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो जी, अब ये कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर है जो हमने याद किया था, ये क्या करता है? ये एक काम करता है, ये हमारे खाने में से विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। क्या करवाता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है। देखो हमारी बॉडी के अंदर हम जो भी खाना खाते हैं ना, वो सब खाने में से चुन चुन के विटामिन B12 कौन ला के देता है? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। तो अगर आपके स्टमक के अंदर ऑक्जेंटिक सेल्स बराबर काम कर रहे हैं और आपने अच्छा खाना खाया है, तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर खाने में से चुन चुन के क्या एब्जॉर्ब कर लेगा? विटामिन B12 एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इतना समझ में आया। लास्ट चीज मुझे आपको और बताना है स्टमक के बारे में, वो ये है कि स्टमक के अंदर एक छोटा सा, थोड़ी सी मात्रा में एंजाइम और रिलीज होता है, और उसका नाम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या नाम होता है उसका? गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या नाम होता है बेटा? गैस्ट्रिक लाइपेज। ओके, हाँ, अब ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है, आखिरी में क्या लगा दिया है? एज। अगर बायोलॉजी में कहीं पर एज लगा है, ASE, एज मतलब समझ जाना, तोड़ना। अब लाइपेज है, LIP कहां से आया है? लिपिड से आया है, मतलब लिपिड को एज करना, लिपिड को तोड़ना। तो लिपिड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम आता है उसे हम बोलते हैं लाइपेज। क्या बोलते हैं? लाइपेज। और क्योंकि वो लाइपेज स्टमक ने रिलीज करा है बिल्कुल थोड़ा सा, तो उसको हम गैस्ट्रिक लाइपेज बोलेंगे। तो नाम से समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये लाइपेज का एड्रेस क्या है? स्टमक से आया है। तो ये गैस्ट्रिक लाइपेज बहुत थोड़ा सा रिलीज होता है और बहुत ही थोड़े से लिपिड्स का डाइजेशन भी करता है, थोड़े से लिपिड्स का डाइजेशन भी करता है। अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसको हम इंग्लिश में लिखा हुआ देख लेते हैं बेटा। देखो, डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स बिगिन इन स्टमक। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। प्रोटीन्स का डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में। डाइजेशन ऑफ सम लिमिटेड फैट्स, बहुत ही कम फैट्स का डाइजेशन भी स्टमक में चालू हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच एंजाइम? अभी हमने पढ़ा गैस्ट्रिक लाइपेज। Which enzyme? Gastric lipase. अगला, stomach has 35 million gastric glands in the mucosa layer to release gastric juice. 3 तरह के gastric glands होते हैं, mucus cells या फिर goblet cells, peptic cells and ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हाँ जी, देखो, म्यूकस सेल्स या फिर गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं? दे सेक्रीट म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? इट प्रोटेक्ट्स, बचाता है इनर सरफेस ऑफ स्टमक को फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl। मैंने बताया था HCl का pH 1.8 है, तो उससे हमारे स्टमक की वॉल जल सकती है, तो म्यूकस ने उसको प्रोटेक्ट कर रखा है। पेप्टिक सेल्स के दूसरे नाम भी हैं,
चीफ सेल्स या फिर जाइमोजेनिक सेल्स, ये आप लर्न कर सकते हैं। पेप्टिक सेल्स क्या रिलीज करते हैं? दे सेक्रीट एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज पेप्सिनोजेन। प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव एंजाइम, पेप्सिनोजेन। अब ऑक्जेंटिक सेल्स का दूसरा नाम पेराइटल सेल्स भी है, याद कर सकते हैं। ऑक्जेंटिक सेल्स क्या रिलीज करते हैं? कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, और दूसरा क्या रिलीज करते हैं? HCl। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करते हैं? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करते हैं हमारे खाने से। किससे? हमारे खाने में से। और HCl क्या करता है? देखो लिखा है, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, और HCl क्या करता है? ये खाने को एसिडिक बनाता है। खाने को तो एसिडिक बनाएगा ही, क्योंकि पूरा खाना किससे कवर अप हो गया है? HCl से, और pH 1.8 है। अगला, इट किल्स मोस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। जो हमारे स्टमक में खाने की वजह से बैक्टीरिया आए हैं, उसको यहाँ पर मारा किसने है? HCl ने मार दिया है। अगला, इट कन्वर्ट्स इनएक्टिव पेप्सिनोजेन इनटू एक्टिव पेप्सिन। अभी हमने पढ़ लिया है, फिर भी आपके सामने इक्वेशन लिखी है तो मैं बता देती हूँ। पेप्सिनोजेन पेप्सिन में टूटा तो यहाँ पे मैं HCl लिख दूंगी, है ना। उसके बाद पेप्सिन क्या करता है? वो डाइजेस्ट करता है सम प्रोटीन्स को, कुछ प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। किसमें? पेप्टाइड्स में। अभी हमने पढ़ा। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन कंप्लीट कर दूं। इक्वेशन तो आपको हमेशा कंप्लीट करना है। एरो के ऊपर हमेशा आपको उसके एंजाइम का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं किसका नाम लिखूंगी? यहाँ पे मैं नाम लिखूंगी पेप्सिन का। पेप्सिन जो है वो कुछ प्रोटीन्स को सॉरी पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मतलब प्रोटीन्स का डाइजेशन चालू हो गया है। ठीक है। ओह, फाइनली वी आर डन। अब हम लोग आ गए हैं टेस्टपलूजा पे। देखते हैं क्या आप लोगों को समझ में आया है। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच ऑफ सीक्वेंस ऑफ डाइजेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। सीक्वेंस ऑफ डाइजेशन जो होता है हमको वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल से क्या बनेगा? इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल। इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल से क्या बनेगा? सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल। तो ऑप्शन है ए का। कॉम्प्लेक्स है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का इंटरमीडिएट ग्लूकोज लिख दिया, गलत। कार्बोहाइड्रेट का इंटरमीडिएट हमने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट का इंटरमीडिएट जो हमने पढ़ा था वो क्या था? वो था मैल्टोज, ठीक है। तो ये तो गलत है, और सिंपलेस्ट पार्टिकल में इन्होंने मैल्टोज लिख दिया, तो ये तो गलत हो गया। तो आपका ए ऑप्शन पूरी तरह से गलत है। अब हम आ गए हैं बी पे। बी मतलब होता है आपका, यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स, और इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल उसका अमीनो एसिड लिख दिया, गलत। अमीनो एसिड तो सिंपलेस्ट होता है, इंटरमीडिएट क्या होना चाहिए? पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स होना चाहिए, जो इन्होंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, उल्टा कर दिया बिल्कुल। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगले ऑप्शन की हम बात करते हैं लिपिड्स। लिपिड्स कॉम्प्लेक्स है, मान लिया हमने, सही है। इंटरमीडिएट फैटी एसिड्स नहीं होते, वो तो हमने पढ़ा है, वो तो सबसे ज्यादा सिंपल होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। लास्ट आपका है कि आपका लिपिड्स है, लिपिड्स कॉम्प्लेक्स है। इंटरमीडिएट आपका इमल्सिफाइड फैट्स है, हाँ इमल्सिफाइड फैट्स है। और सिंपलेस्ट क्या है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हो गया आपका? बी। समझ आ गया? आगे बढ़ जाएं क्या बेटा? देखो, which enzyme present in saliva helps in the digestion of starch? सलाइवा में कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करवाता है? हमको तो पता है, पेप्सिन। नहीं, पेप्सिन कहाँ रिलीज हुआ था? पेप्सिन तो स्टमक में बना था। किससे बना था? पेप्सिनोजेन से बना था। किसने बनाया था? HCl ने बनाया था। HCl को किसने रिलीज करा था? ऑक्जेंटिक सेल्स ने रिलीज किया था। याद आ रहा है कि नहीं? ओके। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन नहीं है, अभी हम ट्रिप्सिन आगे पढ़ेंगे, गलत है वो। टाइलिन, यस, टाइलिन सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम है। लाइपेज, ये तो मैंने समझा दिया है आपको। एज मतलब तोड़ना, लाइप मतलब लिपिड्स को तोड़ना। तो यहाँ पे तो उन्होंने स्टार्च के टूटने को पूछा है, विच इज अ कार्बोहाइड्रेट।
तो ये तो गलत हो गया। सही आंसर क्या हुआ आपका? टाइलिन हो गया बेटा जी। अगला, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कौन से पार्ट से डाइजेशन स्टार्ट्स? डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है? माउथ, बस कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, माउथ से होता है। उसके बाद तो सब गलत ही लिखा है यहाँ पे, देख लो आप चाहो तो। अगला, द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज अबाउट, पहले तो ये सोच लो कि गैस्ट्रिक जूस जो होता है, ठीक है, उसमें HCl भी होता है और HCl का pH 1.8 था, ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूस का pH भी 1.8 के आसपास ही होना चाहिए। सबसे पहले 8.3, ये तो एकदम ही गलत हो गया, अल्कलाइन तो होता ही नहीं है। देन 7.4, ये भी गलत हो गया। फिर 2, it is pretty close to 1.8, so I think this is correct. 5.3 completely wrong, तो सही आंसर क्या हो गया आपका? सी। अगला, what are biological catalysts present in the human body called? Biological मतलब living, कैटलिस्ट मतलब होता है जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, तो वो तो एंजाइम था। हाँ, तो कैटलिस्ट और एंजाइम एक ही बात है, तो बायोलॉजिकल क्यों लगा दिया मैडम उसके आगे? क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर काम कर रहा है, तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो होता है वही एंजाइम है। अब पढ़ के देखो, व्हाट आर एंजाइम्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी कॉल्ड? क्या मैंने आंसर ही बता दिया आपको? हार्मोन्स, गलत, क्योंकि कैटलिस्ट तो वो है जो स्पीड को बढ़ाते हैं। एंजाइम, बिल्कुल सही, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैंने पहले ही आंसर बता दिया। विटामिन नहीं होते, सॉल्ट्स नहीं होते, तो एंजाइम इसका आंसर है, आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ टाइलिन इन द माउथ? माउथ के अंदर टाइलिन का यानी कि सलाइवरी अमाइलेज का क्या फंक्शन है? अब तो तुमको रट गया है कि वो 30% स्टार्च को तोड़ देता है इनटू मैल्टोज। देख लो, कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। गलत, प्रोटीन्स का तो डाइजेशन ही नहीं होता माउथ में। ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू मैल्टोज, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पढ़ लो एक बार, डाइजेस्ट फैट इनटू फैटी एसिड्स। फैट का डाइजेशन माउथ में होता ही नहीं है। कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, नहीं, ग्लूकोज तो लास्ट में बनता है, ग्लूकोज को कोई कन्वर्ट थोड़ी करता है। नेक्स्ट, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन्स इन द स्टमक? स्टमक के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ था किससे? देख लेते हैं। अमाइलेज? नो, अमाइलेज तो स्टार्च का डाइजेशन कर रहा था, सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन। फिर पेप्सिन, हाँ हमने पढ़ा था कि जो आपके आधे प्रोटीन्स हैं वो किसमें डाइजेस्ट हो रहे हैं? पेप्टाइड्स में। और कौन डाइजेस्ट कर रहा है? पेप्सिन। पेप्सिन कौन बना रहा था? HCl। किससे बना रहा था? पेप्सिनोजेन से। पेप्सिनोजेन कौन रिलीज कर रहा था? पेप्सिनोजेन रिलीज कर रहा था पेप्टिक सेल्स। याद आया कि नहीं? तो सही जवाब पेप्सिन है। अब लाइपेज लिखा है, तो भैया गैस्ट्रिक लाइपेज स्टमक में रिलीज होता है, मगर सवाल में पूछा है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम बताओ यार, तो ये तो गलत है। मैल्टेज, अब ये एज लगा है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। एज मतलब तोड़ना, और ये मैल्ट है। मैल्टेज मतलब मैल्टोज को तोड़ना, तो मैल्टोज तो कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए, मैल्टोज को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम लगेगा? मैल्टेज। तो ये तो प्रोटीन का डाइजेशन पूछ रहे हैं, ये तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, तो ये गलत हो गया। मगर आपकी डिक्शनरी में एक नया एंजाइम ऐड हो गया है, दैट इज मैल्टेज। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। पेप्सिन वर्क्स बेस्ट इन, पेप्सिन जो स्टमक में HCl ने बनाया था वो कौन से मीडियम में बेस्ट काम करता है? न्यूट्रल मीडियम। HCl की वजह से जो pH था वो 1.8 था,
और 1.8 pH में ही पेप्सिन ने क्या करा था, आधे प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में तोड़ दिया था, तो न्यूट्रल तो गलत ही हो गया। एसिडिक मीडियम 1.8 बिल्कुल सही, ये तो एसिडिक मीडियम ही है। बेसिक मीडियम भी गलत है। ड्राई कंडीशन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्टमक में म्यूकस सेल्स है जो म्यूकस रिलीज कर रहे हैं और वो हमारे पूरे स्टमक की लाइनिंग को मॉइस्ट बना के रख रहे हैं, तो ड्राई कंडीशन में भी नहीं हो पाएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस? कितने पेयर्स है? फर्स्ट इज पैरोटिड ग्लैंड, नेक्स्ट इज सबमैंडिबुलर ग्लैंड, लास्ट इज सबलिंगुअल ग्लैंड। तो कितने हो गए? 3 हो गए। आंसर थर्ड हो गया जी। आगे देख लेते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सेक्रीट, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सेक्रीट करते हैं? सलाइवा। ले, सलाइवा तो माउथ में सलाइवरी जूस रिलीज करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब स्टमक के अंदर जो ग्लैंड्स है वो क्या रिलीज करते हैं? HCl। हाँ हाँ, कौन से वाले सेल्स थे जो HCl रिलीज कर रहे थे? ऑक्जेंटिक सेल्स थे। म्यूकस, हाँ हाँ, म्यूकस कौन से सेल्स रिलीज कर रहे थे? म्यूकस सेल्स या फिर गॉबलेट सेल्स। और एंजाइम्स? पेप्टिक सेल्स जो पेप्सिनोजन रिलीज कर रहे थे। तो बिल्कुल सही जवाब है बी, बाइल। गलत। बाइल जो होता है, हमने अभी पिछले लेक्चर्स में देखे थे कुछ दिन पहले कि जो लीवर है वो रिलीज करता है बाइल जूस, तो ये तो गलत ही हो गया। फिर इंसुलिन है, नहीं नहीं, इंसुलिन कौन रिलीज करता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पैनक्रियास कैसे करता है बाद में देखेंगे। Which of the following is not a salivary gland? ये तो बहुत ही आसान है। पैरोटिड ग्लैंड है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, सबलिंगुअल ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये भी कोई सवाल हुआ? गैस्ट्रिक ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड नहीं होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक में होता है जो सलाइवा रिलीज नहीं करता है। हो गया। आगे। ओह, लेक्चर इज ओवर। तो फाइनली हम लोगों का टेस्ट पलूजा हो गया है। अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? यही पार्ट कंटिन्यू होगा बेटा। हमने डाइजेशन इन माउथ देख लिया है, डाइजेशन इन स्टमक देख लिया है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। वहां पे आपका डाइजेशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला लेक्चर देखना ना भूलें। टिल देन स्टडी हार्ड। थैंक यू।